Hello everyone, this is Swayam here. So today we'll be hitting the final nail in the coffin because as you all know that December 22, that is tomorrow, we have AIB 19th examination. So आज हम कुछ 15-20 क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप इसी तरह के क्वेश्चंस इवन इफ आपने पहले नहीं पढ़ा है तो आज अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करके जाएंगे तो आराम से आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। और आपको ये ध्यान में रखना है कि कल एग्जामिनेशन से पहले कुछ स्ट्रेस नहीं लेना है और पूरा चिल होके जाना है और एग्जाम अपियर करके आना है। इजी क्वेश्चंस आएंगे, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा और बेयर के अंदर से ही आएगा। तो ऑल्सो आई वांटेड टू से यू दैट इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बिकॉज अगर नॉलेज आप शेयर करते हैं तो नॉलेज बढ़ता है। सो आज हम कुछ 15-20 क्वेश्चंस करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द टर्म इंक्वेस्ट रिपोर्ट इज मेंशन अंडर व्हिच सेक्शन। तो जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट है ये कहीं पे एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है, लेकिन इंक्वेस्ट रिपोर्ट होता क्या है वो हमें जानना चाहिए। जब एक सुसाइड होता है तो पुलिस जाके इंक्वायर करता है और एक रिपोर्ट बनाता है, उसी रिपोर्ट को इंक्वेस्ट रिपोर्ट बोलते हैं। तो वो जो रिपोर्ट है वो सेक्शन 174 में सीआरपीसी के दिया गया है। तो इसका आंसर होगा सी। सेकेंड क्वेश्चन, व्हिच सेक्शन प्रोवाइड्स द प्रोसीजर क्लेमिंग फॉर प्रोक्लेमिंग अ पर्सन एज एन ऑफेंडर। तो प्रोक्लेमेशन के चैप्टर अगर जाएंगे सीआरपीसी खोल के देखेंगे तो ये हमें सेक्शन 82 में मिलता है। इसका आंसर होगा बी। अंडर व्हिच सेक्शन कैन द कोर्ट अपॉइंट अ रिसीवर। तो ये आपका सीपीसी में क्वेश्चन, सीपीसी का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हमें डी में मिलेगा, सेक्शन 94, जो कि सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स के बारे में बताता है। तो व्हिच ऑर्डर डील्स विथ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट्स। रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट हमें ऑर्डर 7 रूल 11 में मिलेगा। तो देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है, ये सब आपका सॉल्व हो जाएगा। तो व्हाट इज द प्रोविजन फॉर इंटरप्लीडर सूट्स। इंटरप्लीडर सूट ये हमें सीपीसी में मिलेगा। तो आपको बस यही जानना है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट का है, तो तभी आप बैरेट खोल के आराम से देख के आंसर लिख सकते हैं। तो ये ओपन बुक एग्जाम है, अगर ओपन बुक एग्जाम में ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो कोई बात ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है उस बात का। तो इंटरप्लीडर सूट्स हमें कहाँ दिया गया है, सेक्शन 88 में। तो आंसर है ए। व्हाट इज द टाइम लिमिट टू फाइल अ रिटर्न स्टेटमेंट। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा इनकम्प्लीट मुझे लगा, इसलिए मैंने इसका आंसर 90 डेज दिया गया है, क्योंकि जो आउटर लिमिट है रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का वो 90 डेज है। लेकिन स्टैट्यूटरी अगर स्टैट्यूट देखेंगे ऑर्डर 8 रूल 1 में तो वहां पे 30 डेज के अंदर फाइल करने के लिए प्रोविजन है, लेकिन 90 डेज के तक एक्सटेंड हो सकता है। तो ये आइदर 30 डेज होगा या फिर 90 डेज होगा। पर ये टाइम लिमिट टू फाइल है रिटर्न स्टेटमेंट दिया गया है। रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए टाइम लिमिट नॉर्मली 90 डेज तक ही दिया जा सकता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। तो अगर कमर्शियल डिस्प्यूट है, जो कि आप जानते हैं कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 के आने के बाद कमर्शियल डिस्प्यूट्स के लिए रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने के लिए 120 डेज का जो टाइम पीरियड है वो फिक्स्ड है। देन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is not considered as a document under भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये सेक्शन 2D में आपको इसका डेफिनेशन मिलेगा डॉक्यूमेंट का। तो आप अगर इलस्ट्रेशन भी देखेंगे तो आपको इसका आंसर आराम से पता चल जाएगा, जहां पे स्पोकन वर्ड्स विदाउट रिकॉर्डिंग जो है वो डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन में नहीं आता है। तो डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन क्या है, जो कि रिकॉर्डिंग में है, जो कि रिकॉर्डेड है। कोई बुक है वो तो रिकॉर्ड में है, कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है वो भी रिकॉर्ड में है, कैरिकेचर हो गया वो लिखा हुआ है तो वो रिकॉर्ड में है। तो इंस्क्रिप्शन ऑन ए स्टोन वो भी है, मतलब देख देख सकते हैं उसको, देख सकते हैं उसको, छू सकते हैं या फिर उसको फील कर सकते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन में आ जाएगा। लेकिन जो स्पोकन वर्ड से विदाउट रिकॉर्डिंग, ये अगर रिकॉर्डिंग हो जाता तो ये डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है विदाउट रिकॉर्डिंग, तो ये डी होगा इसका आंसर। तो व्हिच सेक्शन ऑफ द भारतीय साक्षर अधिनियम डील्स विद द रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। इजी आप डायरेक्ट खोल के देख सकते हैं, सेक्शन 4 में दिया गया है, तो ये ए होगा आंसर। तो क्वेश्चन 9, अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन। तो इसका आंसर है बी। सेक्शन 2J अगर जाएंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि नया क्रिमिनल लॉ है,
वहां पे यहाँ इसका आंसर आपको आराम से मिल जाएगा। वही वहां पे सेक्शन को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, वहीं पे आंसर लिखा है, इसका आंसर बी होगा। Which provision deals with attachment before judgment? इट्स ऑर्डर 38 सीपीसी। ये सीपीसी का क्वेश्चन है। तो बस आपको यही जानना है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट का है। तो उतना अगर जान जाएंगे तो आराम से आप देखिए, पूरा कंटेंट्स देखिए, फिर वो सेक्शन देखिए, फिर आंसर आपको आराम से मिल जाएगा। तो अगर प्रिपरेशन आपकी अच्छी है, अगर पहले से आपका बेयर का टच, बेयर को आपने आराम से देखा है, तो आराम से आंसर लिख के आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज, ए मैजिस्ट्रेट कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर व्हिच सेक्शन? इसका आंसर 190 होगा। 190 सीआरपीसी में मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सकता है। So what is the limitation to file an appeal in a criminal case? It's 30 days. So then the 13th question is, who has the authority to pardon under CRPC? So देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका मेनली कुछ बच्चों का मिसकंसेप्शन होता है कि इसका आंसर प्रेसिडेंट या फिर हाई कोर्ट होगा। तो ये गलत ऑप्शंस दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैजिस्ट्रेट भी पार्डन कर सकता है, जो कि आपको 306 अब सीआरपीसी में दिया गया है, जो जो बोलता है मैजिस्ट्रेट कैन ऑल्सो टेंडर पार्डन टू एन अकॉम्प्लिस। वहां पे मैजिस्ट्रेट के बारे में भी दिया गया है। तो इसका आंसर होगा, प्रेसिडेंट भी पार्डन कर सकता है, मैजिस्ट्रेट भी कर सकता है, हाई कोर्ट भी कर सकता है, इसलिए ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर होगा डी। देन मूविंग टू द 14th क्वेश्चन, अंडर व्हिच सेक्शन कैन एन एफआईआर बी क्वाश्ड? ये वाला आपको कहीं पे बेयर एक्ट में नहीं मिलेगा, और ये आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट का कुछ इनहेरेंट पावर है। इनहेरेंट पावर मतलब जो उसके जन्म से ही उसको मिला हुआ है। तो हाई कोर्ट सेक्शन 482 सीआरपीसी जो कि इनहेरेंट पावर्स के बारे में बताता है, उसको यूज करके एक एफआईआर को क्वाश कर सकता है। तो इसका आंसर होगा 482 ए। ऑप्शन इज ए। अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस अ वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी? अगर आप 125 सीआरपीसी खोल के देखेंगे, अगर आपके पास बेयर एक्ट है अभी, तो आपको इसका आंसर सेक्शन 125 सबसेक्शन 4 में आपको मिल जाएगा, जो कि बोल रहा है सम ऑफ द ग्राउंड्स ऑन व्हिच मेंटेनेंस विल नॉट बी अलाउड। तो वहां पे 3 ग्राउंड्स लिखा है। इफ द वाइफ इज लिविंग इन एडल्ट्री, इफ विदाउट रीजनेबल कॉज सी रिफ्यूजेस टू लिव विद द हस्बैंड, इफ सी इज लिविंग सेपरेटली विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द हस्बैंड। तो वहां पे उन केसेस में मेंटेनेंस नहीं मिल सकता है। तो इसका आंसर कहाँ पे लिखा है? तो यहाँ पे बी में लिखा है, वॉलंटरली रिफ्यूजेस टू लिव विद द हस्बैंड। देन मूविंग फॉरवर्ड टू 16th क्वेश्चन। अब ये इनहेरेंट पावर्स ऑफ सीपीसी में पूछा है। इनहेरेंट पावर्स ऑफ द कोर्ट, कोर्ट का मतलब है सिविल कोर्ट। यहाँ पे आपको ये बता दूं कि सीआरपीसी में जो इनहेरेंट पावर्स है वो हाई कोर्ट के पास दिया गया है, पर ये सीपीसी में जो इनहेरेंट पावर्स है ये हमें सिविल कोर्ट के बारे में बताता है। सिविल कोर्ट, इनहेरेंट पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट। पार्डन माय हैंड राइटिंग है। तो ये आपको सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी में दिया गया है। So which of the following is incorrect with respect to diary of proceedings in investigation as per the Code of Criminal Procedure? So इसका आंसर आपको डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स, अगर कंटेंट्स खोल के देखेंगे तो डायरी ऑफ प्रोसीडिंग्स आपको सेक्शन 172 ऑफ सीआरपीसी में दिया गया है, और सेक्शन 172 ऑफ 2 का सबसेक्शन 2 अगर खोल के देखेंगे तो ये एक्सप्रेसली बता रहा है कि डायरी ऑफ द प्रोसीडिंग्स इन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस, इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर रिफ्रेशिंग द मेमोरी, दैट इज द होल थिंग है। तो अगर क्वेश्चंस आपको पूरा प्रॉपरली पढ़ना है एग्जाम में, मतलब जो ओएमआर शीट में आंसर लिखने से पहले आपको प्रॉपरली क्वेश्चन को देखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है इनकरेक्ट, कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है? स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस recorded during investigation shall be inserted in the diary, ये तो करेक्ट है। द डायरी shall be duly paginated, ये भी करेक्ट है। द डायरी may be used as evidence, ये गलत है। इट मे नॉट बी, इट कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस है इसका आंसर। सो इट कैन बी यूज्ड एज पुलिस ऑफिसर्स, बाय पुलिस ऑफिसर रिफ्रेश मेमोरी, इट ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि हमें इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन है वो पूछा है। देन 18th क्वेश्चन, a person accused of offense may not be granted bail under section 438 of CRPC if the accused of offense
under section 376AB of IPC, accused of offense under section 376DA of IPC, accused of offense under section 376DB of IPC. So इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए पहले सेक्शन 438 में जाएंगे, फिर हम 438 का अगर सबसेक्शन 4 खोल के देखेंगे तो वहां पे हमें आंसर मिल जाएगा, जहां पे लिखा है कि सेक्शन 438(4) में जो एंटिसिपेटरी बेल के लिए जब जाता है कोई एक्यूज, वो अगर इन सब 376AB, 376DA, 376DB का कोई ऑफेंस है तो दैट एंटिसिपेटरी बेल विल नॉट बी एंटरटेन बाय द हाई कोर्ट और द सेशंस कोर्ट। तो ये सारे ऑप्शंस वहां पे हैं, तो इसका आंसर होगा डी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा? कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का जो टॉपिक है वो हमें सीपीसी में सेक्शन 11 में दिया गया है। सो सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 4 में अगर आएंगे तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के बारे में बताता है, जिसका मतलब है ए मैटर दैट ऑट टू हैव बीन रेज्ड बट वाज नॉट रेज्ड। तो इसका मतलब है कि जो कि लोअर कोर्ट में आप रेज कर सकते हैं जो इशू को, वहां पे आपने रेज नहीं किया था पर आप अपील में जाके कोई नया ग्राउंड रेज कर रहे हैं तो वो अलाउड नहीं है, तो वही कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा है। तो सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 4 का आप देख लेना। इसका क्वेश्चन कोई दूसरा भी पूछ सकता है इसके बारे में। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट एज पर द एविडेंस एक्ट 1872? सो इसका आंसर लीडिंग क्वेश्चन के बारे में आपको एविडेंस एक्ट में मिलेगा, जो कि सेक्शन 142 और 143 में लिखा गया है। सो 142 बोल रहा है कि लीडिंग क्वेश्चंस कैन नॉट बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ, सो एंड आल्सो इट कैन नॉट बी आस्क्ड इन री एग्जामिनेशन इफ इट इज ऑब्जेक्टेड बाय द एडवर्स पार्टी। अगर एडवर्स पार्टी ऑब्जेक्ट कर रहा है तो वो क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन चीफ और री एग्जामिनेशन में। हालांकि वो क्वेश्चन सेक्शन 143 में क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो पूछा है, तो इसका आंसर होगा बी। So these were some of the questions that were probable questions and also the previous year questions. So thank you everyone. Hope you like the video and all the best for your AIB examination tomorrow.